अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है अब निगत अब्दुल्ला का नावल मुकम्मल नावल बेसिम जस्तजू का सफ़र की अगली किस्त। ममा, आप पापा को लेने गई थीं? हल्के से सर हिलाते हुए उसकी आंखें धुंधला गईं। कहाँ हैं पापा? वो अंदर हैं, लेकिन अभी आप उनसे नहीं मिलोगे, वो आंसू पीते हुए बोली। क्यों ममा? बस बेटा, उसने हसन को सीने में भींच लिया। कोई सवाल नहीं करो। मम्मा जवाब नहीं दे सकती। रबाब, भाभी ने धीरे से उसका कांधा दबाया। ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? एहसन, तुम जाओ बेटा, नोमी के साथ खेलो। ये इंसाफ नहीं है भाभी, वह हथेलियों से आंखें रगड़ते हुए बोली। इंसाफ उस पर छोड़ दो। भाभी ने उंगली से ऊपर इशारा किया तो उसकी नज़रें आसमान की तरफ उठ गई थी। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। वो शहराज अहमद के घर और उनके बच्चों में यूँ रच बस गई कि अगर एहसन का ख्याल ना आता तो वो खुद भी यही समझती कि उसने अपनी नई ज़िंदगी की इब्तिदा इसी से घर से की थी। शहराज अहमद के साथ सनी और हुमा उसी की कोख से जन्म लिए हैं। इस घर में हकीकतन उसे हर तरह का इत्मीनान और सुकून था, लेकिन एहसन की दूरी उसे अंदर ही अंदर बेचैन रखती थी और शहराज अहमद की तंग दिली पर उसे अफसोस होता था, जो उसे बहुत अहमियत देते थे। उसकी हर बात मानते थे। जब भी अम्मी के घर जाने का कहती उसी वक्त ले जाते, लेकिन खुद उन्होंने कभी भूल कर भी एहसन को मुखातिब नहीं किया था। वो अगर करीब भी खड़ा होता तो यूँ अनजान बने रहते जैसे सिरे से उसे पहचानते ही ना हो। और बच्चे खुद से लपक कर कभी किसी के पास नहीं जाते, मोहब्बत और प्यार की ज़बान समझते हैं। एहसन इनकी बेनियाजी से पहले ही खाइफ था, फिर इनकी आमद पर इधर उधर छुपने लगा था। ये सूरत हाल उसके लिए ना सिर्फ परेशान कुन थी, बल्कि इंतहाई तकलीफ भी थी। और किसी किसी वक्त उसका दिल चाहता कि बदले में वो भी सनी और हुमा को नज़रअंदाज करना शुरू कर दे। शायद इसी तरह शहराज को एहसास हो जाए। एक आध बार उसने करने की कोशिश भी की, लेकिन उसे नाकामी हुई, क्योंकि सनी जब भी उसे पुकारता उस पर एहसन का ही गुमान होता। दुखी ममता बेख्तियार उसकी तरफ लपकती। तब हार मानकर उसने शहराज अहमद की बेहिसी से समझौता कर लिया था। ये पहले ही बहुत तय कर चुकी थी कि वो अपने बच्चे के लिए भीख नहीं मांगेगी। और क्यों मांगे? इस नाखुदा से। अगर इसमें इंसानियत होती तो निकाह में ही उस यतीम बच्चे को कबूल कर सकता था। नौरी ने ठीक कहा था, ख्वाह कितना पढ़ा लिखा और हैसियत वाला आदमी क्यों ना हो, उसकी असलियत यहीं खुलती है। इस वक्त नौरीन की बात याद आने पर उसे उसी वक्त ऑफिस फ़ोन कर डाला। ये मैं हूँ रुबाब, उसने कहा। इधर नौरीन ने खुशगवार हैरत का इज़हार किया। आहा रुबाब, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मेरे पास सुनाने को वही पुरानी बातें हैं, अलबत्ता तुम्हारे पास नई ताज़ी। सबसे पहले तो कोई खुशखबरी सुनो। नौरीन ने मानी खेज अंदाज ने कुछ कहा, मगर वो समझने के बावजूद भी नहीं समझी। खुशखबरी? हाँ भाई, आबादी में इजाफे की। नौरीन ने हंस कर कहा, नहीं भाई, अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हमारी हुमा बहुत छोटी है। तुम गालिबन शराज की बेटी की बात कर रही हो। अरे वो छोटी हो या बड़ी, तुम्हें इससे क्या? क्या तुम्हारी कोख से तो जन्म नहीं लिया उसने? तुम अपना सोचो। तुम्हारी हैसियत उसी वक्त मुस्तहकम होगी जब तुम खुद शहराज के बच्चे को जन्म दोगी, समझी? नौरीन ने जैसे जिद होकर उसे समझाने की कोशिश की। समझ गई, वो जल्दी से बोली, क्योंकि उसके एक ही सांस बोलने में वो परेशान हो गई थी। और तुम्हारा एहसन कैसा है? ठीक है, अम्मी के पास होता है। शहराज तुम्हें से मिलने से रोकते तो नहीं? नौरीन ने मौजू बदल दिया। नहीं नौरीन, शहराज ने मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगा रखी। मैं जिस वक्त कहती हूँ मुझे ले जाते हैं। अलबत्ता खुद वो एहसन से बात नहीं करते, उसने दुख से बताया। तो नौरीन उसका दिल रखने की खातिर बोली, चलो ये भी गनीमत है कि उसने तुम पे पाबंदी नहीं लगा रखी। तुम इस बात को महसूस मत करो कि वो एहसन की से बात नहीं करते, बल्कि तुम्हारे बच्चे के हक़ में यही बेहतर है। वो अभी उनका एक इमेज बना लेगा, जो वक्त के साथ साथ हर बच्चे पर यह पहलू आया हो जाता है। तो इस तरह बच्चे के दिल में तुम्हारा मकाम बरकरार रहेगा, और ज़िंदगी में कभी इस शख्स की तरफ से कोई ज़्यादती हुई तो तुम्हारा बच्चा शौक नहीं होगा। वैसे शराज हैं कैसे? एहसन के मामले के अलावा बहुत अच्छे हैं, उसने साफ़गोई से कहा। बस तो रुबाब, सब्र कर लो और खुश रहो। कोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। यूँ भी मर्द को अपने बच्चों के लिए माँ मिल जाती है, लेकिन औरत इस मामले में बड़ी बदकिस्मत है, उसे अपने बच्चों के लिए बाप कभी नहीं मिलता। नौरीन ने उसे हौसला दिया। फिर अचानक याद आने पर कहने लगी, अरे हाँ, मेरे पास एक नई खबर है, सुनोगी ज़रूर। अभी पिछले दिनों मेरे बच्चे के नाम उसके बाप की तरफ से 20,000 का ड्राफ्ट आया। नौरीन मज़े लेकर बताने लगी, लेकिन इस बार मेरे आफाक ने ड्राफ्ट फाड़ कर वापस भेज दिया, और साथ में से ये भी लिखा कि मुझे आपके पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा। वो कोशिश के बावजूद भी किसी खुशी का इजहार नहीं कर सकी थी। मैंने कहा, शाबाश बेटा, हमें अल्लाह के सिवा किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। और यही सच भी है रुबाब। जब तक दूसरों का सहारा ढूंढती रही, परेशान रही, यकीन करो रात भर जाग कर यही सोचती थी कि हमारा क्या होगा। फिर एक रोज़ शेर पढ़ा। वो क्या है कि सहारा जो ढूंढते हैं किसी का बहर में, सफ़ीना ऐसे लोगों के अक्सर डूब जाता है। बस इस वक्त अपना मामला अल्लाह पर छोड़कर मैंने खुद हिम्मत कर ली। गो कि अभी चंद साल और मुझे तकलीफ़ें उठानी हैं,
लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं परेशान नहीं हूँ। नौरीन के लहजे से इन तकलीफ़ों के बाद मिलने वाली राहतों की छनकार थी। हाँ नौरीन, हर तकलीफ़ के बाद राहत है, उसने कहा, और हुमा के रोने की आवाज़ पर नौरीन से माजरत करके फ़ोन बंद कर दिया और जल्दी से जाकर हुमा के लिए फीडर बना लाई। फिर उसे झूले में लिटाकर फीडर उसके मुंह में डाली और धीरे धीरे जलाने लगी। इसकी नज़रें बज़ाहिर हुमा की तरफ थीं, लेकिन जहर मुसलसल नौरीन की बातों पर भटक रहा था, सोच रहा था। अभी एकदम अपने और नौरीन के हालात का मुवाजना करने लगी और आखिर में उसने नौरीन की तरह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि हर तकलीफ़ के बाद राहत है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। उसके बरक्स उसका दिल आने वाले वक्त तो सोचकर सहम सा गया जब एहसन उससे सवाल करेगा, माँ तुमने अपनी खुशियों की खातिर मुझे नज़रअंदाज क्यों कर दिया, मेरे बड़े होने का इंतज़ार क्यों नहीं किया? और वो क्या जवाब देगी? क्या उसे यकीन दिला सकेगी कि ये खुशियों के नहीं मजबूरियों के सौदे थे? शाम में शराज आए। वो कितनी देर तक उनके सामने नहीं आई। कसरतन खुद को पहले किचन और फिर बच्चों के साथ मसरूफ़ रखा, क्योंकि दिन भर की सोचों ने उसे परेशान कर दिया था। जानती थी कि शराज न सिर्फ फ़ौरन महसूस कर लेंगे बल्कि पूछेंगे भी ज़रूर कि उसे हुआ क्या है, और अपनी ज़िंदगी का ये दुख ये अलमिया उनसे शेयर नहीं कर सकती थी कि इसके ज़िम्मेदार वही थे। रुबाब। बिलाखिर शराज ने उन्हें पुकार ही लिया। कहाँ मसरूफ़ हो भाई? जी कोई काम है आपको? वो उनकी तरफ पलट कर सवाली नज़रों से देखने लगी। वो ताज्जुब से बोले, ये क्या बात हुई? यानी कि जब कोई काम होगा तभी बुलाया जाएगा तुम्हें? नहीं, वो मैं ज़रा सनी को होमवर्क करवा रही थी। वो कदरे बौखला गई। ये होमवर्क का वक्त नहीं है, चलो बाहर चलते हैं, जाओ अपना हुलिया ठीक करो हारिया, उन्होंने कहा। वो उनके हवाले हुआ को करके कमरे में चली आई। कुछ देर बाद कमरे से निकली तो वो बच्चों के साथ बरामदे में खड़े थे। कहाँ चलेंगे? गाड़ी में बैठते उससे यूँ ही पूछ लिया। प्ले लैंड। पीछे से सनी बोल पड़ा, मम्मी प्ले लैंड चलेंगे, मैं झूले पर बैठूंगा और हुमा को भी अपने साथ बिठाऊंगा, चलें जहाँ बच्चे कह रहे हैं। उसने सनी की बात नहीं टाली और शराज को चलने को कहा। तारीकी फैलने के साथ प्ले लैंड की रौनक में इजाफा होता जा रहा था। जगमगाती रोशनियों में दोनों बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, और बच्चे अपने हों या किसी और के, मासूम हंसी और शरारतों से तवज्जो खींच लेते हैं और भी बहल भी जाते हैं। शराज एक तरफ खड़े होकर खामोशी से देखते रहे। वो बच्चों के साथ साथ लगी थी। कभी सनी को झूले में बिठाती, कभी हुमा को गोद में लेकर उसकी तरफ इशारा करती, फिर खिलाती। वो बेख्तियार उसके फूले गालों को चूमने लगती, तो इधर शराज के होंठों पर तमानियत भरी मुस्कुराहट फैल जाती। फिर वहीं से खाना खाते हुए वापस आए। इतनी उछल कूद से बच्चे थक गए थे। उसने आते ही दोनों को सुला दिया। फिर अपने कमरे में आई तो शराज ब्रीफकेस खोले जाने किन कागजात में मसरूफ़ था। उसकी तरफ देखे बगैर पूछा, तुम्हारा पासपोर्ट है या बनवाना पड़ेगा? उसे गालबन याद नहीं था कि उन्हें अव्वल रोज़ लंदन जाने की बात की थी। तब चौंके बगैर सादगी से बोली, नहीं पासपोर्ट तो नहीं है मेरा। अच्छा तो यहाँ कर बैठो। उन्होंने ब्रीफकेस खिसकाया और अपने पास उसके लिए जगह बनाई। फिर एक फॉर्म उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये फॉर्म साइन कर दो, अपना शनाख्ती कार्ड भी दे दो, मैं कल ही जमा करवा दूँगा। क्यों? मेरा मतलब ये पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? उसने फॉर्म लेते हुए सरसरी अंदाज में पूछा। मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी वक्त मेरा लंदन जाना फाइनल हो सकता है। इस बार उनका अंदाज सरसरी था और वो ठिठक गई। हाँ लेकिन इसमें समझ नहीं आया क्या क्या कहे। तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे लोग तो बाहर जाने के लिए क्या क्या जितन करते हैं, और हम तो इस लिहाज से बहुत लकी हैं। वो उनके चमकते हुए चेहरे से नज़रें हटाकर फॉर्म पर साइन करने लगी। फिर उठकर अलमारी से अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर उन्हें थमाया और कमरे से निकलने का बहाना ढूंढने लगी। ये शायद इस शख्स से दूर जाने का। बैठ जाओ। उन्होंने उसके खड़े रहने पर उसे टोका तो ज़रा चौंकी, फिर बोझल कदमों से अपनी जगह पर आ बैठी कि बच्चों के कमरे से हुमा की चीख कर रोने की आवाज़ सुनकर उसे भागने का मौका मिल गया। क्या बात है बेटा? उसने हुमा को गोद में उठाते हुए पूछा। तो हुमा अपनी टांगों को पटक कर और ज़्यादा रोने लगी। वो समझ गई कि ज़्यादा खेल कूद की वजह से उसकी टांगों में दर्द हो रहा है। क्यों रो रही है? शराज ने दरवाजे के करीब आके पूछा। तो उनकी तरफ देखे बगैर बोली, शायद थक गई है। अच्छा मैं सो रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। वो हुमा की तरफ से कोई तशवीश जाहिर किए बगैर इत्मीनान से सोने चले गए, जिस पर वो कितनी देर तक सोचती रही कि इनकी बेहिसी है या हद दर्जे इत्मीनान। और दूसरी बात ठीक थी कि वो रत जगह तो माओं के हिस्से में आते हैं, और वो भी माँ थी। वो हुमा को लिटाकर उसकी टांगों पर मालिश करने लगी। अभी सनी भी नींद में टांगे चला रहा था। जब हुमा सुकून से सो गई तब सनी के पास आके बैठी उसकी टांगों पर तेल लगाते हुए उसकी जहनी रोक बहक गई। सुनो, एहसन के बाद मेरी टांगों पर भी तेल लगा देना, बहुत दर्द हो रहा है। अपने मासूमियत से कहा गया, लेकिन वो उनकी आंखों में चमकती शौकियाँ देख रही थी। जी नहीं, आप खुद लगा लें, एहसन को भी तो लगा रही हूँ। फ़ौरन एहतजाज हुआ। ये बच्चा है और आप बच्चे के बाप हैं। क्यों? क्या बच्चे के बाप पर ये मेहरबानी नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। वो बच्चे की माँ बनकर इठला रही थी। लहजे में तफाकर भी था, जैसे अब तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बच्चे का हक है मुझ पर। क्यों? क्यों?
وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ آپ کا وقت گزر گیا، اب اس کا وقت ہے۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو کر اسے مزید چھیڑ رہی تھی۔ اس کی تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ وہ سوتے ہوئے احسن پہ جھپٹا تھا، لیکن وہ ڈھال بن چکی تھی۔ خبردار، ہٹ جاؤ سامنے سے، وہ فلمی ڈائلاگ بولنے لگا تھا، بالکل فلمی انداز میں نہیں چھوڑوں گا اسے، اس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا اور میں اسے تم سے دور کر دوں گا، جاؤ جاؤ، میرے بچے کو مجھ سے دور کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وہ ہنسی روک کر اسی انداز میں بولی۔ اف! سنی کا پاؤں سینے پر لگنے سے اسے جھٹکا لگا اور شاید دھچکا بھی۔ پھر بھی اس نے سنی کا پاؤں ہونٹوں سے چوما اور روانی سے بہتے آنسوؤں کو ہتھیلی سے صاف کرتی ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گئی، لیکن کمرے سے نہیں گئی۔ وہ پوری رات اسے کمرے میں ٹہلتے ہوئے گزاری۔ کبھی اسے نورین کی باتیں یاد آتی، کبھی بھابھی کی۔ ایسا ان کو چھوڑنے کی کیا بات ہے؟ کہیں ساتھ سمندر پاس تو نہیں جا رہی ہو؟ یہیں اسی شہر میں رہو گی؟ پھر مرد کو آرام کرنا کون سا مشکل ہے؟ شادی ہو جائے تو مرد خود ہی ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ آنے والا وقت کس نے دیکھا ہے؟ پھر اتنے یقین سے ایسی باتیں کیوں کی گئی تھیں؟ وہ بہت دکھ سے سوچ رہی تھی۔ تم نے بھی تو کوشش نہیں کی نا؟ یہ آواز پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی۔ کیسی کوشش؟ کیا میں خود شہراز سے بات کروں احسن کے لیے؟ وہ ٹھٹک کر رکی۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ اسی انتظار میں ہو۔ اسے اپنی انا کا مسئلہ مت بناؤ رباب۔ اور وہ اندھیرے کی آغوش سے مدھم سا اجالا اپنی چھپ دلاتا۔ تب اپنی انا کو کچلنے میں کامیاب ہو کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کے اس نے کچن کا رخ کیا۔ شیراز نے جلدی اٹھانے کا کہا تھا، اسے جلدی سے چائے بنا کر ان کے کمرے میں لے آئی۔ انہیں اٹھا کر چائے کا کپ سامنے رکھا تو اس کی سرخ بوجھل آنکھوں کو دیکھ کر انہوں نے کپ کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ جی بس، وہ رات کو ہما نے جگائے رکھا، وہ بہت بے چین تھی اور سنی بھی۔ وہ نظریں چرا کر بولی، تو یہ رات جگہ گلا لی ہے، تھک گئی ہوگی تم۔ ایسا کرو اب تم سو جاؤ ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ کھینچ کر پاس بٹھاتے ہوئے کہا، جناب ابھی ناشتہ بنانا ہے، سنی کو اسکول بھیجنا ہے، پھر ہما بھی اٹھ گئی، اسے کون دیکھے گا؟ انہوں نے سوچتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا، پھر کہنے لگی، مجھے ایک تو ضروری کام ہے، اس کے بعد میں آ جاؤں گا، یعنی دوپہر سے پہلے۔ اوکے؟ جی۔ اس نے سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر ناشتہ بناتے ہوئے اس سے شہراز سے بات کرنے کے لیے خود کو تیار کرتی رہی، کیونکہ انہوں نے آج ہی فارم جمع کروانے کا کہا تھا۔ اگر وہ احسان کو ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوتے ہیں تو پھر نئے سرے سے اس کے نام کا اندراج کروانے میں پرابلم نہ ہوتی، اور وقت لگتا تو اس ایسا معمولی سا بہانہ بنا کے وہ اسے اس راہ میں حائل کر دیتے کہ جانا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ بہرحال ناشتے سے فارغ ہو کے اس نے سنی کو اسکول بھیجا اور ہما کو لے کر اپنے کمرے میں آئی تو شیراز بریف کیس میں جانے کیا تلاش کر رہے تھے، اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگے، رات تم نے اپنا شناختی کارڈ دیا تھا مجھے؟ جی۔ کہاں گیا؟ وہ بریف کیس میں دیکھتے ہوئے بولے، آپ شاید تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی اور تکیے کے نیچے سے شناختی کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ اچھا موقع تھا، بات آپ شروع ہو گئی تھی۔ وہ ان کے سامنے آ کر پوچھنے لگی، بچوں کے ناموں کا اندراج آپ میرے پاسپورٹ پہ کروائیں گے یا اپنے؟ وہ ذرا سے چونکی، لیکن پھر فوراً سنبھل کے بولے، بچوں کے نام پہلے بھی ان کی ماں کے پاسپورٹ میں تھے اور ابھی بھی ماں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض کیوں ہوگا؟ پھر تم نے یہ سوال کیوں اٹھایا؟ وہ بریف کیس بند کر کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اسے فوری جواب نہیں سوچا، اندر ہی اندر جذبوز ہوتی نظریں چرا کر ہما کو دیکھنے لگی جو بیڈ پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے، اسے موقع مل گیا۔ ہما کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھانے میں اس نے قصداً کچھ وقت لگایا، پھر دوبارہ پہلے والی پوزیشن میں کھڑی ہو کر بولی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اتنی دور جائیں گے، جانے کتنا عرصہ رہیں؟ اگر احسن کو بھی میرا مطلب ہے رباب۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر اسے لیے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے اگر تمہارے بچے کو یہاں لانا ہوتا تو اول روز تمہارے ساتھ لے آتا، اور اگر نہیں لایا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ مجھے اس میں اس بچے کی بھلائی نظر آتی ہے۔ یہاں آ کر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا۔ تم نے دیکھا نہیں، جب میں آفس سے آتا ہوں تو سنی اور ہما کس طرح میری طرف لپکتے ہیں، بلکہ ہر شام بچے باپ کی طرف اس طرح لپکتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ ایسے میں تمہارا بچہ کہیں انجانے میں مجھ سے نظر انداز نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم بھی محسوس کرو گی، اور اس وقت ماحول عجیب سا ہو جاتا، آپس میں رنجیدگی اور کشیدگی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تمہارے بچے کا ذہن متاثر ہو، اور ماشاء اللہ بہت ذہین بچہ ہے۔ یہاں لا کر اسے اپنے ساتھ لندن لے جا کر تم اس کے ساتھ ظلم کرو گی، ویسے تمہاری مرضی ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اسے تاریک پہلو دکھا کر فیصلہ اس پر چھوڑ دیا، تو وہ جو قدرے گمسم انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی، گہری سانس سینے میں دبا کر سر جھکا گئی
तब वो घड़ी पर नज़र डालते हुए उठ खड़े हुए। ओके मैं चलता हूँ, और सुनो तुम प्लीज़ आराम करना, खाना वाना पकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेता हूँगा। वो कुछ नहीं बोली थी, इन्हें सी ऑफ करके उठी, बस इन्हें कमरे में जाते देखा और उसके बाद जैसे वो टूट गई। पता नहीं शहनाज अहमद, तुम अपनी तंग दिली और तंग नज़री का इतराफ़ किया है या खुद को आला ज़र्फ साबित करने की कोशिश, ये तो वक्त ही बताएगा कि हकीकत में तुम क्या हो। शहनाज अहमद ने फैसला उस पर छोड़ दिया था और उसने उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक एहसन को साथ ना ले जाने का फ़ैसला किया था। लेकिन शहनाज पर उसने ये ज़ाहिर नहीं होने दिया था कि उनकी बातों की रोशनी में उसने ये फ़ैसला किया है। उसके बरक्स उसे लेके जाना चाहती थी, लेकिन अम्मी अब्बू एहसन के इतने आदी हो चुके थे कि उसके बगैर नहीं रह सकते थे। लिहाजा उनकी खुशी की खातिर वो अपने बच्चे को उनके पास छोड़ कर जा रही है, और शहनाज अहमद को किसी की खुशी से कोई गर्ज नहीं थी। उनका मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए वो बहुत मुतमईन से हो गए थे और उनका ये इत्मीनान उन्होंने शिद्दत से महसूस किया, क्योंकि इससे पहले वो बहुत बेचैन से थे और बात बात पर झंझलाते भी थे। और ये कैफियत उस वक्त तक रही जब तक उसने एहसन को यहीं छोड़ कर जाने की बात नहीं की। बहरहाल अब उनके इत्मीनान पर उसका रद्द-ए-अमल फितरी था कि हुमा फीडर हाथ में लिए उसके पीछे पीछे घूम रही थी, देख कर भी अनजान ही बनी रही। आखिर भूख से निढाल होकर हुमा ने फीडर फर्श पर पटक दिया और रोने बैठ गई। तब भी उसने तवज्जो नहीं दी तो सनी चीख कर बोला, मम्मी हुमा को भूख लगी, इसे फीडर बना के दे, देखते नहीं मैं काम कर रही हूँ, फारिग होंगी तो बना दूंगी। जवाब में वो भी चीखी तो सनी ने कदरे सहम कर और हैरान होकर से देखा, फिर आगे बढ़कर पहले फीडर उठाया, फिर हुमा के पास आकर बैठकर बोला, चुप हो जाओ मम्मी, काम कर लें फिर दूध बना देंगी। उसने एक लम्हे को रुक कर उन दोनों को देखा, फिर फ़ौरन सर झटक कर अपने कमरे में आ गई। इस वक्त कोई काम नहीं था, फिर भी उसने काम निकाल लिया। बेड पर से चादर खींच ली, अलमारी में से दूसरी निकालने लगी। हुमा ने मचल मचल कर रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ें अंदर तक आ रही थी। वो चादर बिछाने के बाद बड़े आराम से लेट गई, फिर आंखों पर बाजू रखकर तनफ्फुर से सोचा, मेरा बच्चा तो तुम्हारे जुल्म से बच गया शहनाज अहमद, लेकिन तुम्हारे बच्चों को कौन बचाएगा। चाचा, ये मुलाज़िम उसके अंदर से थी। वो खुद उनके लिए उन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रुबाब, उन पर जुल्म करके इन्हें खुद से दूर मत करो, ये तुम्हारी ममता की तस्कीन का बाइस है। उफ, वो तकिया पर सर पटकने लगी। मां गहरी खामोशी का एहसास हुआ। हुमा के रोने की आवाज़ अब नहीं आ रही थी, न सनी की से चुप कराने की। कुछ देर उसने जैसे सांस रोक कर कोई आवाज़ सुनने की कोशिश की, फिर उठकर कमरे से निकली तो सच में उसका पूरा वजूद सुन हो गया। वहीं बरामदे के फर्श पर दोनों बच्चे एक दूसरे को रोते और चुप कराते हुए सो गए थे। चंद लम्हों बाद उसके वजूद में पहले ज़रा सी हरकत हुई, फिर वो बिजली की तेज़ी की तरह से उन पर लपकी। ये ममता की ताकत थी जो उसने एक साथ दोनों बच्चों को उठा लिया। मम्मी, दूधू। हुमा की सिसकी उसके दिल के आर पार हो गई। मेरी जान। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी, वरना दिल नहीं चाह रहा था दीवारों से सर टकरा टकरा कर खुद को ख़त्म कर दे। इतनी मासूम जानों पर जुल्म करके वो खुद को माफ़ी के काबिल नहीं समझ रही थी, खुद अपना ज़मीर बुरी तरह मलामत कर रहा था। ऐसी संगदिल तो वो कभी भी नहीं थी। मैं शहनाज अहमद की ज़िद में क्या कर बैठी। दोनों बच्चों को बेड पर लिटाने और हुमा की फीडर बनाकर लाने तक वो ज़ब्त की जाने कौन कौन सी मंजिलें तय करके आई थी। उसके बाद यूँ फूट फूट कर रोई कि उसका पूरा वजूद ही आंसू बन गया। इतना तो शायद बेवकी की चादर ओढ़ते हुए भी नहीं रोई थी, और ना एहसन की दूरी के ख्याल से इतना तड़पाया था। मम्मी मम्मी, सनी उसके रोने की आवाज़ पर परेशान होकर उसे लिपटा जा रहा था। मुझे माफ़ कर दे मम्मी। वो हवासों में नहीं थी, जाने क्या क्या कह रही थी। सनी बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा रहा था। हुमा ने दूध ख़त्म करते ही रोना शुरू कर दिया था। अब वो भूख से नहीं बल्कि उसका साथ देने के लिए रो रही थी। चुप करो हुमा, मामा को तंग नहीं करो। सनी उसे डांटने लगा, फिर अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उसका चेहरा थाम कर बोला, मम्मी आपके लिए पानी लाऊं। मेरी जान। उसे सनी और साथ हुमा को भी खींचकर अपनी आगोश में भर लिया था। आप क्यों रो रही हो मम्मी। सनी को चैन नहीं आ रहा था। उसके बाजू में से सर निकाल कर पूछने लगा, अब नहीं रोऊंगी, कभी भी नहीं। उसने आंखों को रगड़ा, फिर बारी बारी दोनों की पेशानी चूमकर उन्हें खुद से अलग करके बिठाया और मुँह धोने के इरादे से उठ खड़ी हुई। फिर दिन जैसे भागने लगे। शिराज के कहने पर उसने सारा घर का सामान एक कमरे में मुंतकिल करना शुरू कर दिया था, और लंदन आने से 2 दिन पहले ही एक कमरा मुकफ्फल करके बाकी पूरा घर किराए पर दे दिया था। शिराज और वो बच्चों को लेकर आपी की तरफ मुंतकिल हो गए थे। यूँ भी सारे अरसे में शिराज ने बच्चों को एक बार भी उसके साथ उसकी अम्मी के यहाँ जाने नहीं दिया था। उसे जब भी जाना होता वो पहले बच्चों को आपी के पास छोड़ते थे। उसके पीछे जाने की इनकी क्या सोच थी वो समझ नहीं सकी, और कभी टोका भी नहीं। बहरहाल ये आखिरी 2 दिन वो हसन के पास रहना चाहती थी, और इस पर शराज ने एतराज़ भी नहीं किया था, खुद ही से छोड़ गए थे। कितने साल का एग्रीमेंट है शराज, भाभी ने पूछा तो शराज ने उसे बताया।
2 साल, चलो 2 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे, भाभी ने अपनी तरफ से इत्मीनान दिलाया। लेकिन वो शाकी हो रही थी। दरमियान में 7 समंदर हायल थे। अब 7 समंदर कोई अहमियत नहीं रखते। रबाब, साइंस की तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई है। भाभी ने कहा तो वो खामोश हो रही। यूँ भी बहस का कोई फ़ायदा नहीं था।